5 राज्यों में जो इलेक्शन हुए थे उसका रिजल्ट, उसका परिणाम आज आ गया है। अभी काउंटिंग हो रही है, लेकिन जो अब तक जो काउंटिंग हुई है उससे जो अनुमान मिल रहा है वो ये बता रहा है कि 4 राज्यों में बीजेपी वापस लौट रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा, और एक राज्य पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अपना यानी वहां पे उसको सरकार मिलने वाली है। इससे एक बात साफ हो रही है कि ये जो इलेक्शन था, इस इलेक्शन में विकास के मुद्दों पर ये इलेक्शन नहीं लड़ा जा सका, और जो इनकम्बेंसी थी बीजेपी के साथ में वो इनकम्बेंसी भी काम नहीं कर पाई। तो क्या इससे ये बात समझी जाएगी कि अनएम्प्लॉयमेंट, कोविड को जिस तरह से मिसमैनेज किया, महिलाओं पे जो अत्याचार हुए इन राज्यों में, इकोनॉमिक डिग्रेडेशन हुआ, प्राइस राइज हुई, क्या ये इशू पब्लिक के लिए कोई इंपॉर्टेंट इशू नहीं थे? या हम देख रहे हैं कि जिस तेजी के साथ में हमारा लोकतंत्र फांसीवाद की तरफ बढ़ रहा है और ये स्पेस, जो पॉलिटिकल स्पेस है, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्या ये इशू भी लोगों के लिए कोई महत्वपूर्ण इशू नहीं था? हम ये समझते हैं कि इलेक्शन को सिर्फ ये देखना कि ये बेसिकली ये इलेक्शन आइडियोलॉजी पे लड़ा गया, मुद्दों पे लड़ा गया, विकास और दूसरी चीजों पर लड़ा गया, या सिर्फ धर्म के बुनियाद पर, पोलराइजेशन के बुनियाद पर इस इलेक्शन को लड़ने की कोशिश की है। लेकिन इसका एक और पहलू भी जिस पर हम बात करना चाहते हैं, और वो बात यह है कि इलेक्शन सिर्फ नारों के, स्लोगन के बेसिस पे नहीं लड़ा जाता है, सिर्फ आइडियोलॉजी की बुनियाद पे नहीं लड़ा जाता है। इलेक्शन के अंदर जो चीज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है वो ये प्ले करती है कि जो भी पार्टी भाग ले रही है उसका यानी समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर कितना पेनिट्रेशन है, कितना उसका इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, कितना वो यानी नीचे तक, ग्रास रूट लेवल तक के उसका स्ट्रक्चर मौजूद है। इस एतबार से अगर हम देखते हैं इस इलेक्शन में, तो जहां तक उत्तर प्रदेश का ताल्लुक है, उत्तर प्रदेश में ये बात साफ है कि कांग्रेस पार्टी का नीचे तक कोई स्ट्रक्चर मौजूद नहीं। ऊपर कुछ लीडर्स हैं लेकिन नीचे तक उसका स्ट्रक्चर नहीं है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि हमारी 5 बार अखिलेश यादव जी से बातचीत हुई है, जो चीज हमने देखा है कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कैंपेन चलाई थी और उनकी सभाओं के अंदर बड़ी मात्रा में लोग आए थे, लेकिन वो वोट पे क्यों नहीं कन्वर्ट हो सका, ये एक महत्वपूर्ण इशू है जिस पर हम बात करनी चाहिए। मेरा मानना यह है कि 2 रीजंस ऐसे हैं जिसमें हम देखते हैं कि समाजवादी पार्टी को फायदा नहीं पहुंचा। एक रीजन तो ये था कि उन्होंने सीट के बंटवारे में बहुत लेट किया, और खुद ये जो इलेक्शन का जो काम शुरू हुआ है वो बहुत लेट शुरू हुआ है। यानी आप देख सकते हैं कि नवंबर दिसंबर से इलेक्शन की तैयारी शुरू हुई है। बीजेपी के यहाँ एक बात बहुत कॉमन है, वो 5 साल तक इलेक्शन की रणनीति बनाते रहती है, 5 साल तक वो मुद्दे उठाते रहती है, 5 साल तक वो ग्रास रूट लेवल तक पहुंचने की कोशिश करती है, वो पन्ना प्रमुख बनाती है, वो पब्लिक तक जाती है। इसके बावजूद भी कि इनकम्बेंसी मौजूद था, इसके बावजूद भी कि मुद्दों पर उसने इलेक्शन नहीं लड़ा है, विकास के मुद्दों पर, इसके बावजूद भी कि उसकी पब्लिक रैलीज में बहुत बड़ी तादाद में लोग नहीं आए हैं, लेकिन उनकी जो ग्रास रूट लेवल तक उनका जो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, उनकी जो बूथ लेवल तक कमेटियां मौजूद हैं, उन्होंने उस वोट को ट्रांसफर करवाने में कामयाबी हासिल की है। ये चीज किसी और पार्टी के साथ में नहीं थी उत्तर प्रदेश में, ना कांग्रेस के साथ में थी, ना समाजवादी पार्टी के साथ में थी, और बहुजन समाज पार्टी के साथ भी नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि ये लोग
उस भीड़ को जो पब्लिक प्रोग्राम में आ रही थी, जो क्राउड था पब्लिक मीटिंग्स के अंदर, उस क्राउड को वो वोट में कन्वर्ट नहीं करा सके। लेकिन बहरहाल हम देखते हैं कि इसमें समाजवादी पार्टी जो 2017 के अंदर बिल्कुल पिछड़ गई थी, अब वो दूसरी बड़ी पार्टी के रूप में उत्तर प्रदेश में आ गई है। एक अच्छी अपोजिशन पार्टी के हिस्से से वो आई। लेकिन इस पूरे इलेक्शन के सिनेरियो के अंदर हम ये देख रहे हैं कि एक बड़ी नेशनल पार्टी कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व जो है वो खासा कमजोर हो गया है। बीजेपी उत्तर प्रदेश में तो 2 या 3 सीटें वो जीत रही है, और गोवा में भी, जबकि वो पिछले इलेक्शन में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, लेकिन इस इलेक्शन में वो नहीं है, पिछड़ गई। मणिपुर में, उत्तराखंड के बारे में कहा जा रहा था कि शायद कांग्रेस वापस लौट जाए, वहां भी नहीं लौटी। पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी के हारने की एक वजह में ये नजर आती है कि वहां ये जो कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू साहब के दरमियान लड़ाई चली और कैप्टन अमरिंदर सिंह को पार्टी छोड़ के जाना पड़ा, उनकी एक छवि थी पूरे पंजाब के अंदर एक अच्छे स्टेटमेंट के तौर पर, वहां पर वो पीछे उनके हटने से और इस लड़ाई से, हालांकि कांग्रेस ने ये कार्ड खेला था कि दलित को उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया था आखिर में जाकर, लेकिन दलित वोट भी इनके बजाय, या इवन जो किसान जो नाराज थे उनका वोट भी कांग्रेस पार्टी को नहीं मिल सका वहां पर पंजाब में। तो बहरहाल मैं समझता हूं कि इस इलेक्शन में ये मैसेज तो गया है सेकुलर पार्टियों के सामने कि पहली बात तो ये कि इलेक्शन को उन्हें एक पार्ट टाइम प्रोग्राम के हिसाब से नहीं लेना चाहिए। 5 साल तक पब्लिक के दरमियान अगर वो काम करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका नीचे तक होगा और वो बुनियादी तौर पे ये मैसेज कम्युनिकेट करेंगे कि देखिए हमारे देश में एक बात उत्तर प्रदेश और दूसरे स्टेट में ये सामने आ गई है कि जितनी अलग अलग कास्ट के लोग हैं, ओबीसी में है, दलित में है, एससी एसटी में है, दूसरी लोग हैं, जब तक कि आप उनको ये एश्योरेंस न दें कि सबकी साझेदारी होगी हमारी गवर्नमेंट पे, उस वक्त तक के वो आपके अंदर वोट नहीं देते हैं, चाहे बहुत प्रेसिंग इश्यूज क्यों ना हो। तो हम ये देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में ये काम बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर बहुत अच्छे तरीके से किया था कि इलेक्शन से पहले भी उन्होंने जो विस्तार किया है कैबिनेट का सेंट्रल के अंदर में भी, और जो विस्तार किया था स्टेट में भी, उसमें ओबीसी के अलग अलग चेहरों को शामिल करके एक सोशल इंजीनियरिंग की थी जिसका फायदा उनको मिला। हम समझते हैं कि ये इलेक्शन बहरहाल हम ये महसूस कर रहे थे कि कुछ तब्दीली होगी, लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको ये मैसेज तो कम्युनिकेट हो गया इस इलेक्शन से कि अगर आप इलेक्शन को एक इसी तरह लेंगे कि इलेक्शन से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले तैयारी करेंगे और मैदान में उतरेंगे और सीट के बंटवारे में इतनी देर लगाएंगे और नीचे तक के आपका स्ट्रक्चर नहीं होगा पार्टी का, ग्रास रूट लेवल तक आप मौजूद नहीं रहेंगे, तो आप इलेक्शन नहीं जीत सकते। बीजेपी के पास में देखिए वो राम मंदिर का इशू और हिंदू मुस्लिम कार्ड, ये सब चीजों के साथ साथ दूसरा जो हम देखते हैं वो ये कि उनके पास ग्रास रूट लेवल तक स्ट्रक्चर मौजूद था, वो सोशल मीडिया का उन्होंने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, पब्लिक मीडिया भी उनके साथ खड़ा हुआ था। तो ये जो इश्यूज होते हैं जो इलेक्शन के अंदर वोट को कन्वर्ट कराते हैं, वो सब चीजें बीजेपी के पास मौजूद थी। सिर्फ राम मंदिर का इशू या हिंदू मुस्लिम का कार्ड नहीं था, वो तो था ही, उसने तो डिवाइड किया ही सोसाइटी को, लेकिन ये मुद्दे भी थे। अगर पॉलिटिकल पार्टीज को ये इलेक्शन आइंदा लड़ना है, और जाहिर है कि किसी भी लोकतंत्र के अंदर अपोजिशन जब तक जितना कमजोर होगा उतना ही लोकतंत्र कमजोर होगा, अपोजिशन भी मजबूत होना चाहिए। हम ये देखते हैं कि कम से कम उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी एक बड़ी पार्टी के तौर पर आई है, अपोजिशन पार्टी के तौर पर, तो उत्तर प्रदेश के अंदर उसकी भूमिका होगी अपोजिशन पार्टी के हैसियत से। लेकिन हम भी समझते हैं कि लोकतंत्र के अंदर अपोजिशन की आवाज भी मजबूत होनी चाहिए ताकि लोगों के जो अधिकार हैं, लोगों के जो राइट्स हैं, उनको आप यानी उनको दिला सके लोगों को। तो मैं इस इलेक्शन के बारे में सिर्फ इतनी ही बात कहना चाहता हूं कि इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, सेकुलर पार्टीज को एक मैसेज तो कम्युनिकेट हुआ इस इलेक्शन में कि अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है नीचे तक के, अगर आप पब्लिक के जो मुद्दे हैं उनको सही से स्पेल आउट नहीं करते हैं,
अगर आप जो है यानी जो और साधन होते हैं इलेक्शन पब्लिक तक पहुंचने के, उनका पूरा इस्तेमाल नहीं करते हैं और इलेक्शन को बिल्कुल आखिरी वक्त में लड़ने के लिए मैदान में उतरते हैं, तो आप इलेक्शन नहीं जीत सकते। ये इस इलेक्शन के से यही बात निकलकर सामने आ रही है। जहां तक वेलफेयर पार्टी का ताल्लुक है, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, जैसे कि अभी आपने सुना कि हमने 2011 में वेलफेयर पार्टी बनाई थी। ये इस वक्त 11 राज्यों में काम कर रही है। 5 स्टेट्स हैं साउथ की, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद गुजरात और दिल्ली और बंगाल। अभी हम आसाम में अभी हमने शुरू नहीं किया है। हम आसाम के अंदर ये देखने के लिए आए थे कि यहाँ पार्टी के लिए कितना स्पेस मौजूद है। यहाँ पे हम मुख्तलिफ लोगों से अलग अलग मुलाकातें करेंगे, उसके बाद ये फैसला करेंगे कि यहाँ पे हमको पार्टी को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में एक बात ये कहना चाहता हूँ, हम ये समझते हैं इस वक्त में देश में कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, या तो वो किसी एक कास्ट को रिप्रेजेंट करती हैं या एक समुदाय को रिप्रेजेंट करती हैं, या वो जो बुनियादी इश्यूज हैं पब्लिक के, उनके बजाय वो दूसरी चीजों पे ज्यादा वो करती है। नतीजा ये है कि आज जो आम आदमी की जो समस्या है वो अपनी जगह बाकी है। बेरोज यानी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, जो करप्शन तो बढ़ ही रहा है, फिर इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है वो सिर्फ यहाँ के पूंजीपतियों को फेवर करती है। यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि हमारे देश के अंदर जो भूखमरी के वाकयात, माल न्यूट्रिशन के वाकयात, ये बढ़ते जा रहे हैं। और ये जो हमारे देश के अंदर जो रिसोर्सेज हैं वो भी चंद हाथों में, चंद लोगों के हाथ में जाके सीमित हो गए हैं। आम आदमी को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। तो इसकी वजह ये कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास में कोई ऐसा विजन नहीं है जो देश की 130 करोड़ जनता के लिए सबके समस्याओं का समाधान कर सके। ये पार्टी एक वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स करती है। हम किसी कम्युनल आदमी के लिए, किसी क्रिमिनल आदमी के लिए, किसी अवसरवादी आदमी के लिए यानी अपॉर्चुनिस्ट आदमी के लिए और करप्ट आदमी के लिए इस पार्टी के अंदर कोई स्पेस नहीं। हम एक विकल्प के तौर पे आए हैं। हम यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उनका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन चाहते हैं। हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि लोकतंत्र जो है वो इंक्लूसिव होना चाहिए, सबका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। और हम समझते हैं कि इस देश के अंदर ये एक भाषा का या एक रिलीजन का, ये एक कल्चर का देश नहीं है। इसमें विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग संस्कृति के लोग हैं। तो यहाँ पे कल्चरल फेडरलिज्म बनना चाहिए जिसमें हर भाषा को, हर संस्कृति को और हर रिलीजन के आदमी को आगे बढ़ने और तरक्की करने के बराबर के अवसर दिए चाहिए। यही